अगला वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 101वां वर्ष है। जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि शताब्दी वर्ष में क्या किया जाए, तो सामूहिक निर्णय ऐसा हुआ कि संघ की शताब्दी 100 वर्ष पूरे होना ये अच्छा तो है, पर समाधान के लायक नहीं है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने चाहा था बहुत शीघ्र संघ का काम पूरा हो, हिंदू समाज का संगठन हो, आम हिंदू अनुशासित हो, अपनी कमियों को दूर करे और अपने देश को मजबूत राष्ट्र बनाए। इसके लिए स्वयं सोचना शुरू करें। वो संघ कहे तब ना सोचें, स्वयं सोचें। क्योंकि हमारी परंपरा भी यही रही है। इतने हजारों वर्षों में अध्ययनकर्ता ऐसा बोलते हैं 1500 हमलों में 1500 हमले हिंदुस्तान के ऊपर हुए हैं। करोड़ों लोग हमलों में बलिदानी हुए, लाखों करोड़ों करोड़ की संपत्तियां जाने के बावजूद भी हम आज भी समृद्ध हैं, आज भी विश्व में एक ताकत बनकर उभर रहे हैं और हमारी ज्ञान परंपरा से आज पूरा विश्व प्रभावित है। ये क्यों संभव हो सका? इसलिए हो सका कि समाज तुरंत किसी भी दुर्घटना के बाद, जिसे कहते हैं कि दुर्घटना के पश्चात रिहेबिलिटेट करना अपने आप को, वो ठीक करता था। भारतीय समाज में एक अच्छी ताकत थी किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, किसी भी परिस्थिति का सामना करना और साथ साथ जो संकट हमारे ऊपर आया है और जो हानि हुई है, हानि को दूर करना। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम था भारतीय समाज का, समाज शक्ति के कारण। वो टूट गया, इसलिए समाज संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। और भी संगठन आए, संघ भी आया, पर संघ चाहता था बहुत जल्दी ही जैसा संघ में आम हिंदू व्यवहार करता है ऐसा ही आम हिंदू समाज में व्यवहार करे, यानी समाज जैसा, समाज संघ समाज जैसा हो जाए। बहुत लोग कहते भी हैं संघ का समाज में विलीनीकरण और समाज संघ जैसा व्यवहार करे, ये ऐसा चाहते थे हमारे संघ के संस्थापक। तो इसलिए इस काम में 100 वर्ष लग गए, तो ये समाधान की बात नहीं, जल्दी पूरा होना चाहिए था। पर संघ शताब्दी कर रहा है, ये अच्छी बात है। पर क्या करें उसमें? तो विचार हुआ कि 5 बिंदुओं पर समाज के सभी लोगों तक अपनी बात को हम पहुंचाएंगे। तो 5 विषय तब पंच परिवर्तन के नाम से विख्यात होने शुरू हुए। तो उन 5 के विषय पर कुछ कुछ बहुत संक्षेप में मैं आपको जानकारी दूंगा। मैंने बताया जैसे कि हमारी परंपरा रही संकट को सामना करना, संकट के बाद जो हानि हुई, हानि की पूर्ति करना। एक एक हमले में संसार में बड़े बड़े देश खत्म हो गए। हमारे 1500 हमलों के बाद भी हम खत्म नहीं हुए। इसका बहुत गहराई में जाएंगे तो हमारे महापुरुष हैं, समाज सुधारक हैं, हमारा धार्मिक नेतृत्व है, हमारी ज्ञान परंपरा है, साथ साथ एक और बात है बहुत महत्वपूर्ण, वह है परिवार। हमारी परिवार व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी, बहुत मजबूत थी और परिवार अधिकांश गांव में रहते ही थे, तो वो मिलकर ग्राम्य व्यवस्था भी बहुत सुंदर थी। हमले होते रहे शहरों पर, नगरों पर, राजा आते जाते रहे, पर ग्राम्य व्यवस्था बनी रही और ग्राम्य व्यवस्था का मुख्य सूत्र था परिवार। वो परिवार, उस इकाई ने हम सबको, आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा आपने, कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता ने इस लायक बनाया कि वो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सके। हर महापुरुष के जीवन में माता, पिता
अथवा किसी परिजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। क्योंकि परिवार थे, परिवार में बालकों को स्नेह देना, परिवार में बालकों को अभिव्यक्ति देना, उनका अध्ययन अध्यापन, संस्कार, प्राचीन इतिहास, प्राचीन परंपरा की जानकारी देना। तो परिणाम होता था कि परिवार से व्यक्ति आबद्ध होता था, परिवार गांव आवाज से आबद्ध होता था, और गांव पूरे राष्ट्र से जुड़े रहते थे। आवाज कम आ रही है। मेरी ओर से तो पूरी है। अब हाँ अब अब ठीक। कैसा है? हाँ अब बेटर है। तो इसीलिए विचार हुआ कि एक बार परिवारों के विषय पर, परिवारों तक हम पहुंचे। इसे बोला गया परिवार प्रबोधन। हम जानते हैं कि विकास हो रहा है संसार का, बहुत सारी नई तकनीकें आ गई हैं, परंतु इन सब में एक संकट भी आ गया है। हम धीरे धीरे बहुत अधिक व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 फोन भी हैं, एंड्रॉयड फोन। परिणाम क्या होता है? आपस में बैठे तो साथ साथ हैं, परंतु आपस में वार्तालाप नहीं करते। सब अपने अपने फोन में, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, कोई अन्य कोई बातचीत करते रहते हैं। और ऐसा आज आप बसों में, रेल में, अथवा विमानतल पर, अथवा कहीं भी आप देखेंगे, सबका अपना अपना संसार, अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी विभक्ति हो गई। आपस में बातचीत बहुत कम होती जा रही है। परिणाम भावनाओं का आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान, ये कमतर हो गया। घर में भी यही स्थिति कमोबेश हो गई। तो एक संकट है कि परिवारों में परस्पर हम लोग बैठे, दुख सुख साझा करें, एक दूसरे का आदर सम्मान रहे, अभिव्यक्ति रहे, सबका विकास हो, और हमारी ज्ञान परंपरा, प्राचीन संस्कार, परंपराएं लोगों तक संप्रेषित हों। क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस अथवा गांव में जो भी अध्ययन संस्थान थे, उनसे हम शिक्षा प्राप्त तो किए, परंतु हमारी सुदीर्घ परंपरा ये परिवारों के द्वारा ही अगली पीढ़ियों तक गई है। तो ये परिवार हमारे निरंतर बने रहने चाहिए। तो इसलिए संघ ने विचार किया कि परिवारों का महत्व क्या है, ये परिवारों को परिवारों में जाकर समझाएंगे। इसके लिए कभी कभार परिवारों को इकट्ठा करना आवश्यक हुआ, वो भी करेंगे। नव दंपतियों को जिनका विवाह नया हुआ है, पारिवारिक दायित्व क्या होते हैं, इसका भी प्रबोधन करेंगे। जो वरिष्ठ हो जाते हैं परिवार में, उनके भी दायित्व और कर्तव्य क्या है, इसको भी प्रबोधित करेंगे। तो सब स्तरों पर परिवार हमारे अटूट रहें, इसके लिए परिवार प्रबोधन की एक ये परंपरा, संघ में परिवर्तन की परंपरा शुरू करने की बात है। जो ग्रामीण क्षेत्र भारत का है, उसमें अच्छी बात है, परिवार आप भी आज भी संयुक्त है। पर शहरीकरण में इतना अधिक कम हो गया है कि तुरंत परंपरा ही पड़ गई, विवाह होते ही परिवार को अलग करना है। तो ऐसे में जैसे ही अलग होता है तो बहुत चीजें अलग हो जाती हैं। तो ये सब भी संकट है। उन संकटों से निवारण के लिए परिवार प्रबोधन, इस गतिविधि को आगे बढ़ाने की बात है। और इस परिवर्तन को और अधिक आगे बढ़ाएंगे। सभी को कहा गया है कि सभी जो ज्ञान परंपरा के लोग हैं, अध्यात्म परंपरा के लोग हैं, सभी इन विषयों को उठाए। एक विषय ये है। दूसरा विषय हमें ध्यान में है, कुछ कुछ परिवारों से भी जुड़ा है, वो है समरसता का। समरसता का आशय समाज में सभी घटक समरस हों। हमारे हिंदू समाज में जातियां हैं, बहुत मजाक भी होता है कई बार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पूछा जाता था कि जाति की परिभाषा कीजिए, तो लोहिया जी बहुत सुंदर उत्तर देते थे कि जाति वह है जो कभी नहीं जाती। इसका आशय प्राचीन परंपरा से रूढ़ी बन गई हमारे अंदर
और जाति के आधार पर छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव भारतीय परंपरा में ये दोष उत्पन्न हो गया है हिंदू समाज में। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, बहुत सारी परंपराओं ने इन सबको दूर करने की चेष्टा की। हमारे ध्यान में है, चाहे रविदास जी हों, चाहे कबीर दास जी हों, चाहे नानक जी हों, बहुत परंपराएं, चाहे रामानंद जी हों, किसी ने भी, चाहे दक्षिण की परंपराएं हैं सारी की सारी, सबने इस छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। होता भी रहा, पर जाति नहीं, जैसे कहते हैं ना, जाति जाति नहीं। तो जाति के आधार पर छोटा बड़ा, जाति के आधार पर छुआछूत, ये भारतीय अथवा हिंदू परंपरा के लिए अभिशाप है। संघ के तीसरे संस्थापक नहीं, सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस ने तो बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने पुणे व्याख्यान माला में 1974 में कहा कि यदि छुआछूत पाप नहीं तो संसार में कुछ भी पाप नहीं है। ये ऐसा ही वाक्य था जैसा अब्राहम लिंकन ने कहा कि गुलामी यदि पाप नहीं तो संसार में कुछ भी पाप नहीं। इसलिए भारतीय परंपरा में, हिंदू हिंदू की परंपरा में छुआछूत, ऊंच नीच जाति के आधार पर ये दूर होना चाहिए। दूर नहीं, खत्म होना चाहिए। खत्म नहीं, दफन होना चाहिए। हमारी सोच अनंत तक की है। हमारी यात्रा कितनी विस्तृत है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस अखंड ब्रह्मांड को संचालक, इसका ईश्वर, नियंता बताया, और कितना बड़ा अनंत बताया है। आकाश गंगाएं आज खोजी जा रही हैं, बहुत ग्रह हैं, प्रकाश वर्ष हैं, प्रकाश वर्षों की दूरियां हैं। पृथ्वी बिल्कुल, जैसे पृथ्वी इतना बड़ा, पृथ्वी पर समुद्र है, उस समुद्र में एक बूंद भी पृथ्वी नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड ये है। इतना बड़ा चिंतन करने वाले हमारे ऋषि मुनि, और उन अनुयायियों की जो सोच है, उस सोच में जाति जाति नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अगले वर्षों में कर ही रहे हैं निरंतर संगत प्रयास ये, पर इस प्रयास को और अधिक गति से करने की जरूरत है, जिससे कि सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भाव और छुआछूत ये खत्म ना हो, समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए जो जो भी करणीय काम होंगे वो सब काम करेंगे। हम करेंगे ही नहीं, ऐसे सब समविचारी लोगों को जोड़कर समाज के साथ इसको भी आगे बढ़ाएंगे। दूसरी गतिविधि यह है। तो पहली गतिविधि कुटुंब प्रबोधन, और दूसरी सामाजिक समरसता। साथ साथ एक विषय चल ही रहा है संघ में पहले से, दोनों गतिविधि भी चल रही हैं। एक विषय है पर्यावरण। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व भर में अगर हम विचार करें तो 1901 यानी 20वीं शताब्दी के आरंभ में पूरे संसार की आबादी कितनी थी? तो पूरा संसार 1.25 करोड़ का था। सब मिला लेंगे 9 लोग तो 150 करोड़ लोग, मान लीजिए 150 करोड़ लोग। अब कितने हैं? 8 करोड़ से ऊपर है। पृथ्वी सीमित है, तो जिन देशों में पृथ्वी बहुत है, जमीन बहुत है, आबादी कम है, उनका तो पर्यावरण का संकट ज्यादा नहीं। पर जहां पृथ्वी कम है, आबादी ज्यादा है, वहां पर्यावरण में संकट है। हमारा देश और भी विशिष्ट है और खास है। हमारा देश, हम ध्यान में आता होगा, नदियां हमारे यहाँ 12 महीने 24 घंटे बहने वाली थी। और आज संकट ये है कि यमुना जैसी सदा नीरा बड़ी जल राशि वाली यमुना नदी भी, जिसे हम यमुना मैया ही बोलते हैं, वो ग्रीष्म काल में लगभग एक बूंद भी पानी नहीं होता। मैं रहता हूँ, पटना मेरा केंद्र है, मुंगेर में गया योग विश्वविद्यालय वगैरह देखने के लिए, गंगा जी भी वहां हैं। तो आचमन के लिए जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया तो हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं, आर्सेनिक बहुत है, आचमन मत कीजिए, पूजन कर लीजिए, चख लीजिए, जल ऊपर छिड़क लीजिए। तो ये स्थिति गंगा जी की होगी। कारण हमारी 33 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है,
150 करोड़ की आबादी हो गई। 1920वीं शताब्दी के आरंभ में पूरे विश्व की जितनी आबादी थी उतनी अकेले आबादी हमारे हिंदुस्तान की हो गई। भूभाग तो बढ़ा नहीं है, क्षेत्रफल उतना ही है। सब लोग कामकाज करते हैं, लगातार बहुत सारी चीजें प्रयोग में लाते हैं, तो स्वाभाविक बात है हमें इस संकट से मुकाबला करने की शक्ति भी उत्पन्न करनी होगी। तो जल स्वच्छ रहना चाहिए, जल संरक्षित रहना चाहिए, और जमीन इसी तरह सुरक्षित रहना चाहिए। रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से वो प्रदूषित भी हो गई। तो दोनों चीजें, इसमें मार क्या है, बहुत बड़ी मार है प्लास्टिक की, और साथ साथ जीवन शैली की भी है। सब जुड़ी हुई बातें हैं। जीवन शैली की कैसे है कि आप सोचिए, आप सब में से बहुत सारे लोग 50 वर्ष से अधिक की आयु के होंगे। आपको ध्यान में होगा कि घरों में कितनी कम चीजें आज से 40 साल पहले थी, 30 साल पहले थी। आप घर खोजिए तो आपके ध्यान में आएगा कि घर में बहुत चीजें वो कोई हमारे दैनंदिन प्रयोग की हैं ऐसा नहीं है, वो बस विज्ञापन इत्यादि से हमारे जीवन में हिस्सा बन गई हैं, रखी हैं। और इसी तरह आप देखते होंगे पैकेजिंग, कितने बड़े बड़े उद्योग पैकेजिंग के हैं पूरे विश्व भर में। प्लास्टिक उसमें सब में यूज होता है, प्रयोग आता है। और वो प्लास्टिक अंत में चूंकि भूमि में जाने के बाद प्लास्टिक मरता नहीं, वो कार्बन समूह है, समाप्त नहीं होता। तो भूमि ऊपर से भी प्रदूषित हो रही है, रसायनों और प्लास्टिक के कारण नीचे से भी प्रदूषित हो रही है, नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। अत्यधिक उनके अंदर इतना गंदगी डाली जाती है कि उन्होंने अपने आप साफ होने की क्षमता खो दी। और समुद्र भी प्रदूषित हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर एक अवर प्लेनेट करके एक आता है, उसमें मैं देख रहा था कि कई जगह पर तो किन्हीं क्षेत्रों में 90% जल तक 90% तक जलचर वो अत्यधिक प्रदूषण से समाप्त हो गए। समुद्र में पानी पानी, पर जलचर नहीं है, जीव नहीं है। तो ऐसी भी एक अवस्था आ गई है। जिन देशों में भूमि ज्यादा है, जनसंख्या कम है, पर्यावरण तो वहां का तो सुरक्षित है, परंतु वैश्विक पर्यावरण एक संकट का विषय है, अंतरिक्ष पर्यावरण संकट का विषय, सभी। तो कुल मिलाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, तो 3 विषय विचार किए हैं कि जल को बचाना चाहिए, जल को संरक्षित करना चाहिए। इसके अनौपचारिक औपचारिक दोनों उपाय हैं। वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है, अभी तक भारत में वर्षा का जल शुद्ध है, तो वर्षा के जल का पूर्ण संरक्षण। घरों में भी जल का दुरुपयोग कम से कम हो, जितना उपयोग संभव है उतना उपयोग करें। और इसी तरह से रसायन मुक्त एकदम नहीं होगा, तुरंत करना ठीक भी नहीं, धीरे धीरे क्रमशः जो हमारी प्राचीन परंपरा की खेती थी उस पर आए। यानी रसायन कम से कम जाए, फसलों में कम जाएगा तो हमारे शरीर में कम से कम जाएगा। और इस तरह प्लास्टिक का, फर्स्ट हैंड प्लास्टिक जो है पहला, उसका प्रयोग करें, परंतु सेकेंड हैंड प्लास्टिक जो होती है, रिसाइकिल प्लास्टिक जो होती है, उसको हम धीरे धीरे हतोत्साहित करें। और साथ साथ अपने घरों में हम, अब तो बहुत तकनीक है, बहुत सारी पद्धतियां हैं कि आप अपने घर के अंदर स्वतः ही कुछ पेड़ लगा सकते हैं। और पेड़ कौन से हैं? 24 घंटे ऑक्सीजन देना और 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देना ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आप पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान तो ध्यान में आएगा। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अधिकतम समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जैसे नीम का पेड़ माना जाता है, पीपल का पेड़ माना जाता है, बरगद का पेड़ माना जाता है, जो हम मनी प्लांट लगाते हैं इसका पेड़ माना जाता है, कैक्टस जो होते हैं जो जंगलों में उगते हैं, कैक्टस कांटे वाले पौधे, इनका माना जाता है। जो हम सुनते हैं राजस्थान के मरुभूमि में, रेतीले इलाकों में भी पर्यावरण को, ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने का काम, एक तो प्रदूषण थोड़ा कम होता है पर पेड़ भी कम होते हैं, पर कैक्टस बहुत होते हैं, कटीली झाड़ियां बहुत होती हैं, वो भी इस काम को करते हैं। तो अपने घरों में, अपने पार्क में, अपने आसपास पेड़ कितने हम लगा सकते हैं, ये हमें विचार करना चाहिए।
और लगाना चाहिए। क्रियात्मक कार्य ये है कि अपने घर में जल का उपयोग संयमित हो, वेस्टेज दुरुपयोग कम से कम हो, प्लास्टिक जो फर्स्ट हैंड है, जो पहला आया है, वो उपयोग करें, हम आवश्यकता होती है कम करें उसके बाद भी, पर सेकंड हैंड जो आती है, रिसाइकिल आती है, उसका तो करें ही ना। और इसी तरह से साथ साथ जीवन शैली को भी इस विषय पर हम ठीक करें। तो ये सब विचार करके पर्यावरण की गतिविधि ये घर घर तक पहुंचे, थोड़ा 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 अपने घर से हम शुरू करें, ऐसा पर्यावरण के विषय पर विचार किया गया। तो तीनों चीजें आपस में जुड़ी हैं। समरसता, छुआछूत का विचार दुर्भाग्य से ये भी घरों से ही चलता है। छुआछूत भी हम घरों से ही सीखते हैं, ऊंच नीच भी हम घरों से ही सीखते हैं, परिवारों की बातचीत से ही सीखते हैं। तो कुटुंब प्रबोधन भी है। तो कुटुंब प्रबोधन में होगा तो कुटुंब प्रबोधन से समरसता को भी एक स्टेप आगे जाने को अवसर मिलेगा, और पर्यावरण गतिविधि को भी एक कदम आगे जाने का अवसर मिलेगा। तो तीनों गतिविधियां ये आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़े सारे ही है, परंतु चौथी गतिविधि भी इसमें आपस में जुड़ी ही है। वो है स्वदेशी भाव, स्वदेशी की भावना। स्वदेशी भाव क्या है? एक बड़ी मनोरंजक कथा हमारे प्राचीन साहित्य में आती है कि एक बार सभी कुत्ते मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला कि ये ब्रह्मा जी, आप जगत के पिता हैं, आप ही ने पेड़ पौधे वनस्पति बनाई, पृथ्वी बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, जल बनाया, पेड़ पौधे बनाए, कीट पतंगे बनाए, बड़े जानवर बनाए, छोटे जानवर बनाए, और बाद में मनुष्यों को बनाया। संसार के क्रम में सबसे नए लोग कौन है? तो हम मनुष्य हैं। ऐसा कुत्तों ने ब्रह्मा जी को कहा, मतलब मनुष्य है ऐसा उन्होंने बोला। और जब मनुष्यों ने रहने के लिए शिकार करना शुरू किया जीवन के लिए, तो कुत्तों ने कहा कि हम उनके साथ थे। गुफाओं में रहना शुरू किया तो सुरक्षा में हम साथ थे। खेती करना शुरू किया तो भी हम साथ थे। और आज तक भी सबसे स्वामी भक्त जानवर कौन है? ऐसा कुत्ते होते हैं, ऐसा सब मनुष्य बोलते हैं। हमने कभी भी उनसे दगा नहीं किया मनुष्यों से, परंतु ये जो मनुष्य हैं ये कभी भी हमें सम्मान नहीं देते। जो जानवर इनका नुकसान पहुंचाते हैं, शेर, परंतु अपने बच्चों को क्या बोलेंगे? शेर दिल बनो। हाथी नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या बोलते हैं? हाथी जैसे बलवान बनो, हिरन जैसे तेज दौड़ो। चालाकी में लोमड़ी का नाम लेते हैं, परंतु कभी भी अपनी संततियों को मनुष्य ये नहीं समझाते कुत्ते जैसे स्वामी भक्त बनो। और जबकि सब ये चाहते हैं कि कोई हमारे प्रति विश्वासी बने, पर हम विश्वासी बनते हैं तो हमें सम्मान नहीं देते। और इससे बड़ी बात यह है, सम्मान ना दें कोई खराब बात नहीं, अपमान करते हैं। क्या बोलते हैं? गाली देंगे तो कुत्ता बोलेंगे, कुत्ता कमी ना बोले। और इससे भी खराब बात है, जो शेर जंगल में सबसे बुरी मौत मरता है, तो शेर की मौत मरेगा ऐसा नहीं बोलते, कुत्ते की मौत मरेगा ऐसा बोलते हैं। तो हम बहुत पीड़ित हैं इन मनुष्यों से। इन मनुष्यों को आप दंडित कीजिए। आप इनके भी पिता हैं और हमारे भी पिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूरी बात सुनी, और सुनने के बाद कहा कि एक बात बताओ, यदि दूसरे गांव का कुत्ता तुम्हारे गांव में आ जाता है, एक मोहल्ले का कुत्ता तुम्हारे मोहल्ले में आ जाता है, तुम्हारा उसके प्रति व्यवहार क्या होता है? कुत्ते चुप हो गए। और कुत्तों ने कहा बाद में पता ही है हमें भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दुत्कारते हो, अपनों को दुत्कारते हो। देखो, संसार में जो अपनों को दुत्कारता है उसे संसार में यश नहीं मिलता। ऐसे ही स्वदेशी का भाव है। जो भी चीज अपनी है, शुरू करते हैं अपने घर के सदस्य, अपने परिजन, अपना मोहल्ला परिवार, अपना गांव,
अपना देश, अपने स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी साथी, अपने गुरुजन, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी परंपरा, उन सब की निंदा यदि हम करते हैं तो फिर ऐसा कहते ही हम यश के भागीदार नहीं होते, अपनों की निंदा नहीं करते। हम देखते हैं, कभी अपने बर्तन बनते देखे होंगे, तो बर्तन बनते समय कच्ची मिट्टी का पहले एक छोटा घड़ा बनाता है कुम्हार, बनाने के बाद उसका विस्तार करता है, विस्तार करने में एक हाथ अंदर और एक हाथ बाहर से थपकी देता है, और जहां छिद्र हो जाता है वहां मिट्टी लेकर छिद्र को दबाते हैं। तो कमियां हमारे अंदर हैं, बहुत हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे, उसको से ढककर फिर ठीक करेंगे उसको, पर विस्तार हम छोड़ेंगे नहीं, विस्तार हम निरंतर करेंगे। परंतु कमियों को स्वयं देखकर बाहर चर्चा नहीं करनी। कोई मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कुमार बाहर चीखता नहीं, छेद हो गया, छेद हो गया, इसमें छेद हो गया, ठीक कर देता है। तो हम सोचें ये कि ठीक कैसे हो सकता है, निंदा करने से परे। बस यही स्वदेशी भाव है, अपनों के प्रति आत्मीय भाव रखना, अपनों के प्रति इस भावना से सुधार करना, अपने हैं, आत्मीयजन है, तो ये हमारे जीवन शैली में आना चाहिए। तो जो अपने का नुकसान होता है, अपनी का नुकसान होता है, अपनी किसी भी चीज का नुकसान होता है, अपनत्व का ठेस पहुंचने पर जो जो कुछ होता है उसे ठीक करना ही स्वदेशी भाव है। अपनी संस्कृति पर कोई प्रहार है तो ये भी स्वदेशी भावना का है, पर मोटा मोटा प्रारूप तो ये है कि अपनी ज्ञान परंपरा, इसमें स्वदेशीपन रहना चाहिए। हम विदेशी संस्कृति, हम विदेशी ज्ञान परंपरा को ग्रहण करें, आधुनिक है, हर अच्छी चीज लेने की भारतीय परंपरा पुरानी है, पर अपनी छोड़कर दूसरे को लेना ये भी ठीक नहीं, अपने को खराब बताकर दूसरे को लेना ये भी ठीक नहीं। अपनी में कुछ खराबियां होंगी, उनको छोड़िए, पर जो अच्छी हैं उनको तो स्वीकारिए, उनको तो लीजिए, और आधुनिक पद्धतियों से तालमेल कीजिए, तब ये विकसित होगी। तो ऐसा ही समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण रसी है, कल मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था जो लॉ डिपार्टमेंट से जुड़े लोग थे, न्याय विभाग से जुड़े लोग थे, न्यायकर्मी भी थे। बातचीत में पेंडेंसी का विषय, कितने केस पेंडिंग है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, करोड़ों, शायद 6 करोड़ से अधिक मुकदमे भारत के अंदर वो लंबित है, 6 करोड़। कितने वर्ष चाहिए, तो बता रहे थे कि 150-200 वर्ष चाहिए, लगातार सुनवाई हो और नए ना आए तो। आप सोचिए, 200 वर्ष पहले, इतने वर्षों का लोक जीवन हमारा है, छोटे छोटे मुकदमे बड़े मुकदमे सब आते रहे होंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था थी, घर का झगड़ा घर में सुलझाएंगे, घर में नहीं सुलझेगा तो बिरादरी में सुलझा लेंगे, जाति बिरादरी में, वहां नहीं सुलझेगा तो गांव में सुलझा लेंगे, गांव में नहीं सुलझेगा तो आसपास गांव का समूह है उसमें सुलझा लेंगे, नहीं तो जमींदार वगैरह छोटे मोटे राजा होते थे उनके पास सुलझा लेंगे। बड़े मुकदमे ही, बहुत कम मुकदमे ही बड़े राजधानी केंद्रों पर राजाओं के पास जाते थे। कितनी सुंदर न्याय व्यवस्था थी, लंबित कितने कम थे। और ये आधुनिक इतनी बड़ी बड़ी किताबें आ गई, इतनी सुंदर व्यवस्था आ गई, पर कारण क्या, हमने मूल को छोड़ा, हमने ये शिक्षा समाज को कम दी कि घर का झगड़ा घर में निपटाइए, बाहर जाने से कोई लाभ नहीं। यहां से शुरुआत करते तो शायद ये लंबित होना कम होता। बस केवल उदाहरण है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा पर टिके होते, स्व पर टिके होते, अपनी न्याय व्यवस्था पर टिके होते, तो शायद स्थितियां दूसरी होती। ऐसे शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में हम लोग अपनी शिक्षा प्रणाली, कितनी विद्वतापूर्ण बात है। मैं भी पिछले दिनों बड़ौदा गया, बड़ौदा के जो राजा थे, बड़ौदा नरेश गायकवाड़ नरेश, उन्होंने बहुत पहले अपना विशाल भवन वो समाज को अर्पित कर दिया, और उसके अंदर कोशिश करके, आप सोचिए 20वीं सदी की शुरुआत में
पूरे भारतवर्ष में और उनकी रियासत में जो भी हाथ से लिखी पांडुलिपियां थी, वो सारी पांडुलिपियां अपने यहाँ मंगाई। 18,000 पांडुलिपियां हैं, 18,000, 18,000 उस संग्रहालय में। और आप देखिए, केवल मात्र एक पेन में समा जाए, इसको फोल्ड कर दो, ताड़ वृक्ष को पेन में समा जाए, तो पूरी गीता 700 श्लोक की एक पेन जितनी मोटाई के बराबर। और इतना सुंदर हस्तलिखित था कि चश्मे के बावजूद भी मुझको एक हल्का सा लेंस लगाना पड़ा कि उसको मैं देख सकूं, केवल लिखावट। और आश्चर्य की बात है, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूं, परंतु जितने श्लोक में समझ पाया, एक भी अशुद्धि नहीं थी। और ऐसे 18,000 ग्रंथ वहां पे थे, ज्ञान के भी थे, विज्ञान के भी थे, दर्शन के भी थे, गणित के भी थे, सबके थे। पर दुर्भाग्य ये कि पढ़ने वाले कौन? कई ग्रंथों पर धूल हटी ही नहीं। कारण कि हमने आरंभ से ही, हमारे नियंताओं ने प्राचीन ज्ञान परंपरा को अनदेखा किया। वो सब चीजें पूर्ण नहीं है, बिल्कुल मान रहे हैं हम लोग, परंतु इतनी भी कम नहीं थी साहब कि बिल्कुल आप देखे भी ना उनको। तो ये स्वदेशी भाव मन में रहता, अपनों के प्रति आत्मीयता रहती, तो अपने धर्म, संस्कृति, ज्ञान सबके प्रति आत्मीयता रहती। ये सिखाया ही नहीं, सिखाई नहीं उन लोगों ने। तो परिणाम, आज आवश्यकता पड़ गई देश के अंदर स्वदेशी भाव जागरण की। और इसलिए पूरे देश भर में अगले वर्ष स्वदेशी भाव, अपनापन, अपनी चीजें, इनके प्रति भी भाव जागरण करना है। और शुरुआत बहुत जल्दी से करनी, छोड़ से करनी है। शुरुआत अपने से करनी है कि जो मैं खाता हूं, जो मैं पहनता हूं, जो चीजें मैं व्यवहार में लाता हूं, तकनीक के विषय छोड़ दें। क्या वो भारतीय हैं? क्या भारत में निर्मित हैं? क्या वो स्वदेशी हैं? यहां से शुरुआत करनी, ये भावनात्मक शुरुआत है। और धीरे धीरे हर चीज में स्वदेशी भावना, अपनेपन का भाव आना चाहिए। ये इसके पीछे मूल भाव है। तो चार चीजें, पहला कुटुंब प्रबोधन है, दूसरा समरसता है, पर्यावरण गतिविधि है, और स्वदेशी भाव जागरण है। इन चार चीजें तो है ही। और पांचवी एक चीज, भारत के अंदर आम नागरिक ईमानदार है, आम नागरिक सच्चा है। अधिकांश लोग भारत में अतिथि सत्कार करने वाले हैं। कोई सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो भारत में देखिए, शायद भारत में ये बहुत सामान्य बात है, आप हमके हमारे लिए, कि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तुरंत 25-50 लोग आसपास के पहुंच जाते हैं। जब तक कि उसको अस्पताल नहीं पहुंचा देते, तो तब तक लोग वहां पर देखते रहते, नहीं अस्पताल पहुंचाओ, गाड़ी करो, गाड़ी की व्यवस्था करो। संकटकालीन स्थिति में किसी का सहयोग करने के लिए आसपास का समाज हमेशा तत्पर रहता है। ये हर जगह मिलेगा आपको, पूरे भारतवर्ष में। ये समाज के प्रति सामान्य भावनात्मक संवेदना हमारे देश के अंदर है। ये तो है। कोई आ गया, भोजन देने की परंपरा है, ये तो है। परंतु बहुत अच्छे मानवीय गुणों के साथ हम दान करने वाले लोग हैं, भूखे को अन्न देने वाले लोग हैं। इतना बड़ा कोरोना काल में शासकीय व्यवस्था तो 15% भी नहीं थी, 85% आम जन ने ही सारा कोरोना का संकट झेला। और सब एक दूसरे का सहयोग करके इस निजात पाए उससे। परंतु साथ साथ कुछ नागरिक गुणों का, सिविक सेंस का भी हमारे यहाँ अभाव है। दुर्घटना में संवेदना व्यक्त करना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, उनकी चिकित्सा व्यवस्था करना, ये पक्ष है। परंतु जब आप गलत, रॉन्ग साइड आ रहे हो अपना वाहन लेकर, तब कोई नहीं कहेगा। इक्का दुक्का कहेंगे तो उससे भी मजाक बनेगा। कोई बहुत गलत ढंग से गाड़ी चला रहा है, तब उसको कोई टोका टाकी नहीं करेगा। कानूनी करे तो करे। तो जो नागरिक गुण है, क्योंकि हम समझते हैं अब राजा महाराजों का राज नहीं, राजा ने जो बोल दिया वही कानून हो गया, ये नहीं। अब तो संविधान के अंदर कुछ नागरिक को शक्तियां हैं और अधिकार है और कर्तव्य है, और उसके अनुरूप कानून है, उन्हीं का राज्य है। इसलिए उन सबका पालन करना एक दूसरे के हित में है। अगर आप शायद लाइन से वाहन चला रहे हैं, लोग कह रहे हैं आजकल दुबई बहुत शोर है, दुबई दुबई,
बहुत लोग जाकर बहुत सुंदर अनुभव करके आते हैं, विशेषकर धनाढ्य वर्ग में दुबई जाने का चलन है। तो कई सारे वीडियो आते हैं, हम देखते हैं कानून की स्थिति क्या है। आप देखिए, संसार के सबसे कठोर कानूनों में से दुबई के कानून है। परिणाम धीरे धीरे अभ्यास में आ गया नागरिकों के कि हमें इनका पालन करना, गलती करते ही नहीं लोग। तो कानून एक पक्ष है, कठोर कानून एक पक्ष है, साथ साथ जागरूकता भी एक पक्ष है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, विशेषकर जापान जाइए आप, तो जापान में कानून उतना सख्त नहीं है जितना दुबई में है, सिंगापुर में जितना है गंदगी फैलाने पर, परंतु आम नागरिक आपको गंदगी फैलाता नहीं मिलेगा, कानून तोड़ता नहीं मिलेगा। तो ये सिविक सेंस का अभाव है, भारत में है, परंतु अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है। दुर्भाग्य से देश में बहुत संगठन, बहुत सारे लोग वो अधिकार समझाते हैं, आपका ये अधिकार, फला जाति का ये अधिकार, फला जाति का ये अधिकार, फला वर्ग का ये अधिकार, फला क्षेत्र का ये अधिकार, फला राज्य का ये अधिकार, फला जिले का ये अधिकार, फला मोहल्ले का ये अधिकार। परंतु हमारे कर्तव्य क्या है, इसको बहुत कम बताते हैं। तो अधिकार की बात बताइए, इससे इंकार नहीं है, परंतु कर्तव्य भी तो बताइए, सीमाओं भी तो बताइए, मर्यादाएं भी तो बताइए। हम समुद्र को ये बताएं फैलाव इतना है, ये तो ठीक है, पर कहां तक, कोई तो सीमा होगी। मर्यादाहीन शक्ति विस्तार क्या होता है हमें मालूम है अच्छी तरह से। तो इसलिए नागरिक को अधिकार बताना जितना जरूरी है, कर्तव्य, मर्यादा ये भी बताना जरूरी है, और नई पीढ़ी को और ज्यादा। इसके लिए कानूनों का पालन, कानूनों का पालन, संविधान प्रदत्त शक्तियों का पालन, ये सब अगले वर्ष नागरिक कर्तव्य में ही आता है। जो देश बड़े हैं, जो देश सुखी हैं, जो देश संपन्न है, उन सब में नागरिक कर्तव्य का पालन आम नागरिक करता है। ये भी आप गहराई से देखेंगे तो ध्यान में आएगा। अपराध दर बहुत कम होगी, ट्रैफिक 120 पर हमारे यहाँ गति बहुत तेज मानी जाती है, पर आप देखिए विकसित राष्ट्रों में तो 200 ही गति पे चलते हैं वहां, और बहुत कम दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि वो निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हैं। हाँ, जब कभी कोई एक आधा आदमी सिरफरा होता है, पालन नहीं करता, तो बड़ी दुर्घटना भी होती है। पर हमारे यहाँ तो सामान्य नहीं है। पिछले दिनों देहरादून में आपने सुना कि केवल थोड़ी असावधानी, थोड़ी स्वच्छंदता, और थोड़ा जिन निर्देशों को कहा गया है पालन ना करने के कारण, कहा गया कि आप कोई शराब पीकर वाहन नहीं चलाना, 6 बच्चे 25 वर्ष से कम आयु के, किया होगा थोड़ा बहुत पार्टी वगैरह, देहरादून में गाड़ी चला रहे थे, निर्देशित पालन नहीं कर रहे थे, परिणाम कितना बुरा हुआ। और अगले दिन 5 और हुए। उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिन परिवारों के वो चिराग हैं। आपने तो जरा सा अनुपालन नहीं किया चीज का, दुखी कितने लोग हो गए। ऐसी एक चीज, एक नहीं अनेक चीज। तो इसलिए नागरिक गुणों का, नागरिक कर्तव्यों का, नागरिक नियमों का, सिविक सेंस का पालन, सिविक सेंस होना, कानूनों का पालन करना, ये आम जीवन, जनजीवन के सुखमय होने की शर्त है। इसी तरह चाहे टैक्सेशन है, इसी तरह अन्य चीजें भी है। तो ये सब विकसित, समृद्ध, सुखी राष्ट्र की शर्तों में से एक है। तो इसको भी अगले वर्ष विस्तृत भाव से लेना है। तो 5 चीजें संगठन ने विचार किया है कि कुटुंब प्रबोधन हो, कुटुंबों के साथ साथ समरसता समाज में आए, पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हों, स्वदेशी यानी अपने किसी भी अपने अपने के प्रति, जो मैंने कहानी सुनाई उस अनुरूप भाव हो, स्वदेशी भाव जागरण हो, और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक और कर्तव्यों के पालन करने वाले आम नागरिक बने। इन सब 5 गतिविधि के विषय पर बहुत संक्षेप में मैंने बताया। इनका साहित्य भी बनेगा, छोटे पत्रक भी बनेंगे, बड़ी किताबें भी बनेंगी। इन्हीं सब चीजों का कुछ लोग बहुत
शोध इत्यादि भी करेंगे, परंतु पहला यही है अपने घर से यानी अपने से हम पालन करें, स्वतः से पालन करें। स्वदेशी मेरे जीवन व्यवहार में होगा। हम तकनीक की बड़ी चीजों का पालन करेंगे, कुछ मशीनें हमारे यहाँ नहीं बनती, कुछ तंत्र हमारे यहाँ नहीं है, मोबाइल की बहुत सारे एप्लीकेशंस और मोबाइल के बहुत सारे फंक्शन और बहुत सारी चीजें हमारी नहीं है, लेंगे हम, आधुनिक विज्ञान ज्ञान से तालमेल रखेंगे। परंतु जितना भरसक कोशिश कर सकते हैं हम अपने से शुरुआत करें। पांचों गतिविधि ऐसी हैं जिनमें अपने से हम शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटा पेड़ लगाने से कर सकते हैं, अपने मन में अपने हम परिजन में छुआछूत मन से हटाकर एक परिवार में मैत्री से शुरुआत कर सकते हैं। अपने परिवार को सप्ताह में एक दिन बिठाकर बातचीत करके, मोबाइल एक तरफ रख दो, बातचीत करेंगे 2 घंटे, सब आपस में अपनी बातों को एक दूसरे आदान प्रदान करेंगे, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैं क्या पहनता उड़ रहा हूँ, क्या जीवन में मैं व्यवहार कर रहा हूँ, स्वदेशी का पालन कर सकते हैं। और नागरिक कर्तव्य, कानूनों का पालन तो हम प्रतिदिन करते ही हैं। तो मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जिस भी वाहन पे हम जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो सब भी कानूनों का पालन हम कर सकते हैं। तो पांचों चीजें संगठन ने वो विचार की है कि सिंगल नंबर से शुरू हो सकता है, व्यक्ति से अपने आप शुरू हो सकता है। तो व्यक्ति परिवार से फिर शुरू कर सकता है, फिर से मोहल्ले से शुरू कर सकता है, और फिर आगे तक जब मोहल्ले से शुरू हो जाएगा, ग्रामों से शुरू हो जाएगा, कॉलोनी से शुरू हो जाएगा, सोसाइटी से शुरू हो जाएगा, तो देशव्यापी हो जाता है। और संगठन ने जब जब जो जो चीजें ली हैं वो देशव्यापी बनी ही हैं, ये हमारा अनुभव है। तो इसलिए इन विषयों को हम जाने और अधिक जाने, और इससे भी बड़ी बात यह है तुरंत अपने व्यवहार में पांचों चीजों को हम लाए। ऐसा लाने से हम दूसरे को कह सकते हैं, जैसे अपने में हम लाना शुरू कर देंगे तो तुरंत परिवार में हम कह सकते हैं, परिवार लाना शुरू कर देगा तो हम सोसाइटी में कह सकते हैं। तो ये चीजें आगे विस्तार पा जाएंगी। तो इन चीजों को समाज में अधिकतम लोग पालन करेंगे तो हमारा समाज जीवन समरस होगा, सुदृढ़ होगा, स्वदेशी भाव भावना का पालन होगा, पर्यावरण युक्त प्रदूषण मुक्त होगा और नागरिक कर्तव्य से पूर्ण होगा। तो इन विषयों को 101वें वर्ष में और उसके बाद आगे तक 20-25 वर्षों तक लगातार संघ में लेना है। इसकी शुरुआत अभी हम 101वें वर्ष में करेंगे, तो इस समय आप भागीदार बने, इतना ही निवेदन है।